इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 8 अध्याय 14 गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इनको समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 14 वर्ग है 8वीं और हमें समझना है गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन के बारे में। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है। किसी संख्या को जब गुणा के रूप में खंडित करते हैं तो उसके जो खंड प्राप्त होते हैं वही गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या में हमने यहाँ पर 2 ले लिया। ये क्या है, एक संख्या है। और इन संख्या के आगे क्या कह रहा है, जब गुणा के रूप में खंडित करते हैं और इन संख्याओं को जब गुणा के रूप में खंडित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा के रूप में 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये गुणा के रूप में खंडित हो गया। तो आगे कह रहा है उसके जो खंड प्राप्त होते हैं, उसके जो खंड, ये जो खंड बना पहला खंड और ये दूसरा खंड, ये दोनों खंड इस तरह से ये खंड बनता है, यही इसका गुणनखंड कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 4। अब देखिए ये जो 4 लिए हैं तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, जब गुणा के रूप में खंडित होते हैं तो यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में इसको खंडित करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 गुणे 4। तो यहाँ पर देखिए ये जो खंडित हुआ है, यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में खंडित हुआ है, तो इसी खंड को क्या कहते हैं, हम गुणनखंड कहते हैं। इसका दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तो ये भी क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर मान लेते हैं कि बड़ा संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिए 30। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 30। इसी तरह से यहाँ पर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 15, 2 गुणे 15। इसी तरह से और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10। और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 6। इस तरह से आप लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ पर ये सारा क्या इसका गुणनखंड है, 30 का गुणनखंड हो गया। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को जब, किसी संख्या में जैसे मान लीजिए 30 है और ये 30 संख्या को जब गुणा के रूप में खंडित करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में क्या किए, खंडित किए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 गुणे 15, 3 गुणे 10, 5 गुणे 6, ये सारा क्या है, गुणा के रूप में खंडित है। तो उसके जो खंड प्राप्त होते हैं, यही जो खंड प्राप्त हुआ 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सारा क्या है, खंड है। तो इस तरह से खंड जो प्राप्त हुआ यही खंड क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2, 1 2 3 5। इस तरह से नीचे लिख लेते हैं 6 10 15 30। ये सारा क्या है, गुणनखंड है। 1 2 3 के बाद 5 6 10 15 30, ये सारा क्या है, यहाँ पर 30 का गुणनखंड है। तो इस तरह से आप लोग गुणनखंड के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए इस गुणनखंड में देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 3 और ये 5, ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो इसके लिए हमें समझना होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 3 5 7 11 13, ये सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें समझिए क्या कह रहा है, ऐसी संख्या में जैसे यहाँ पर ये 2 है, तो 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो यहाँ पर अभाज्य होगा। 2 यहाँ पर क्या है, सम संख्या भी है और ये अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है एक से ये हमारा 2 में भाग लगा सकते हैं। जब 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएंगे। और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से न कटे, यहाँ पर देखिए ये स्वयं से भी लग रहा है, इसको हम 2 से लगाएंगे तो भी कट जाएगा ये। तो यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा ये 2 देखिए दूसरा संख्या से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 3 में देखें तो यहाँ पर देखिए इसको हम या तो 1 से काट सकते हैं और इसके अलावा इसको हम स्वयं से काट सकते हैं। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा ये। इसी में देखें तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो है 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं काटा है। इसको अगर हम 1 से काटे तो ये 5 बार में 5 कट जाएगा, और स्वयं यानी कि 5 से भी इसको काटेंगे तो ये 5 एक बार में कट जाएगा। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरह से क्या ये 9 हो सकता है इसमें अभाज्य संख्या या नहीं। तो यहाँ पर 9 देखिए, तो 9 ये हमारा एक तो यहाँ से कट रहा है और इसके अलावा ये 1 से भी कट जाएगा, और इसको हम काटे तो 3 से भी कट जाएगा 9, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा ये दूसरे संख्या से भी ये कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या समझिए, यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे
किसी दूसरे संख्या से भी कटे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 4, 6, 8, 10, 12 ये सारा क्या है, भाज्य संख्या है। अब कैसे है भाज्य संख्या, तो हमने आपको क्या बताया, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 में जो है यहाँ पर 1 से भी भाग दे सकते हैं, इसके अलावा इसको स्वयं से यानी कि 4 से भी भाग दे सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इसको हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, यानी कि एक और स्वयं के अलावा ये तीसरी संख्या से भी, यानी फिर बोल सकते हैं दूसरी संख्या से भी ये कट रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। इसी तरह से यहाँ पर 6 में देखें तो यहाँ पर इसको हम 1 से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा स्वयं यानी कि 6 से भाग दे सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं 6 में। तो यहाँ पर देखिए एक और स्वयं के अलावा ये दूसरा संख्या से भी ये सारा संख्या कट रहा है, तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब चलिए समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए बीज व्यंजकों के गुणनखंड। अब देखिए बीज व्यंजक का गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं, कोई भी बीज व्यंजक दिया होगा उसका गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा बीज व्यंजक दिया हुआ है 3x² y, ये हमारा एक बीज व्यंजक है, जिसमें यहाँ पर चर और अचर की सहायता से जो बना है व्यंजक वो हमारा बीज व्यंजक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चर और अचर कौन सा होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको अध्याय 9 में बता दिया बीज व्यंजकों में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट यानी कि अचर हो गया, और ये हो गया चर यानी कि वेरिएबल पार्ट। यहाँ पर ABCD से लेकर Z तक जो है जितना भी है वो क्या होता है, चर होता है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पे 3 ये हमारा अचर है यानी कि कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, बीज व्यंजक दिया है, यहाँ पर चर और अचर की सहायता से बना है ये व्यंजक, तो ये क्या हो गया, बीज व्यंजक। और इस बीज व्यंजक का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 3, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, और गुना में x² यानी कि इसको क्या करना है, सभी को तोड़ करके लिखना है। गुणनखंड के बारे में हमने आपको बता दिया है, किसी संख्या को जब हम गुना के रूप में खंडित करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 लिख दिए, x² को हम क्या करेंगे, खंडित रूप में इस तरह से लिख देंगे, x गुने x लिखेंगे, और y को हम इस तरह से लिख देंगे y। तो ये हमारा देखिए खंडित रूप में आ गया। तो यही जो यहाँ पर खंडित रूप में आया यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया बीजीय व्यंजक का। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीज व्यंजक है यह क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें अब कोई भी खंड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 को हम इससे आगे नहीं लिख सकते कुछ भी, ना ही x को खंड कर सकते इससे आगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है यह जो 3x² y का ये जो है ये हमारा अखंडनीय गुणनखंड हो जाएगा। अखंडनीय गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसको हम अब खंड नहीं कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं यह अखंडनीय गुणनखंड है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिए 2y² इंटू में लिख लेते हैं y+1, ये हमारा एक बड़ा व्यंजक है। तो देखिए इस व्यंजक को हम किस तरह से हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2y² को हम लिख सकते हैं 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। y² को खंडित रूप में लिखना है, यानी कि y गुने y हो जाएंगे, y गुने y। और यहाँ पर देखिए ये जो है गुना में है, ये पहले से गुना में y+1, तो इसको y से ही लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुना में y+1। तो यहाँ पर देखिए ये इसका खंडित रूप हो गया, तो इसको जब हम खंडित रूप में लिखें तो यही इसका गुणनखंड हो गया। और ये जो गुणनखंड है ये हमारा एक क्या हो गया, अखंडनीय गुणनखंड हो जाएगा। 2y² इंटू y+1 का ये हमारा अखंडनीय गुणनखंड हो जाएगा। अखंडनीय गुणनखंड का मतलब क्या है, तो जब यहाँ पर देखिए इससे आगे ये खंड ना हो तब यहाँ पर ये हमारा अखंडनीय होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 9x² y, तो इसका यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 9 गुने x² को x गुने x और y को हम लिख दिए y। क्या यह अखंडनीय गुणनखंड होगा, तो हम इसको कह सकते हैं यह अखंडनीय गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सभी का देखिए हमने तो गुणनखंड कर दिया, लेकिन 9 का देखिए यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 को हम 3 गुने 3 यहाँ पर, और x गुने y इस तरह से लिखेंगे, तब जाकर के ये हमारा अखंडनीय गुणनखंड होगा। ये हमारा अखंडनीय गुणनखंड नहीं होगा। अखंडनीय गुणनखंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें खंड हो रहा है, 9 का खंड हम कर सकते हैं, यहाँ पर 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे बीज व्यंजकों के गुणनखंड। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन। यहाँ पर ये हमारा सार्व विधि द्वारा क्या करना है, यानी कि उभयनिष्ठ विधि द्वारा क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है इसका। तो देखिए हम इसको किस तरह से गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। यानी कि यहाँ पर इसमें से जब कुछ कॉमन लेंगे तब जाकर के सार्व यानी कि कॉमन, तो कुछ कॉमन लेकर के जब इसका गुणनखंड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सार्व लेकर के इसका गुणनखंड करेंगे, तो वही हो जाएगा सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है द्विपदी व्यंजक है, इसमें पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, तो दोनों पद को अलग अलग हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x। ये जितना भी बता रहे हैं आपके बुक से ही बता रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक बार बुक को पढ़ लेना है। बुक को पढ़ लेते तो और भी आसान हो जाएगा समझने में। तो देखिए 3x को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड रूप में, 3 गुने x लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर 6 है, दूसरा यहाँ पर पद क्या है 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
इसमें से जो कॉमन यहाँ पर कह सकते हैं ये जो सार्व यानी कि उभयनिष्ठ हो रहा है, ये तीन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब यहाँ पर कॉमन आ जाए तो उसी को हम कहेंगे उभयनिष्ठ। यहाँ पर देखिए तीन उभयनिष्ठ है, तो हम इसको लिख सकते हैं अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 6 बराबर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 3x का गुणनखंड कितना है, 3 गुने x, 3 गुने में x, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए इस तरह से, और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए। 6 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 3, 2 गुने में 3। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 देखिए तो उभयनिष्ठ आ रहा है यानी कि कॉमन आ रहा है 3। तो हम इसमें अगर 3 कॉमन ले लें तो इसमें x बच जाएगा, x और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और इसमें यहाँ पर 3 कॉमन लिए हैं तो इसमें बच जाएगा 2, तो 2। तो यही देखिए यहाँ पर ये जो कॉमन आ रहा है यही हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि सार्व, या फिर बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और दूसरा उदाहरण को समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बीज व्यंजक 9y प्लस में 12, ये हमारा क्या है, एक बीज व्यंजक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे, दोनों पदों का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 9y को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 गुने 3, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर y को लिख देंगे y, और दूसरा यहाँ पर दिया है 12 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा पद है 12, तो 12 को भी हम इसी तरह से गुना कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और गुने 3, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए तो यहाँ पर इन दोनों में 3 उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं, इसको इस तरह से पहले लिख देंगे, अतः थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, यहाँ पर 9y प्लस में 12 बराबर क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर कोष्ठ में देखिए 9y का गुणनखंड कितना है, 3 गुने 3 गुने y, 3 गुने 3 गुने में y, इसका ये गुणनखंड हो गया, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। 12 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से आया हुआ है, 2 दूनी 4 तिया 12। तब हम इसमें हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर तो इसमें देखिए 3 देखिए दोनों में है, तो 3 क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है यानी कि उभयनिष्ठ हो गया, या फिर बोल सकते हैं कॉमन आ रहा है 3। तो इसमें से जब हम यहाँ पर 3 कॉमन ले ले तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें 3 गुने y बच जाएंगे, 1 3 हट जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुने y यानी कि 3y लिख सकते हैं इसको, 3y और प्लस का चिन्ह, और देखिए इसमें से 3 कॉमन लिए हैं तो इसमें बच जाएंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2 यानी कि 4, इसको लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर देखिए यही हो गया हमारा सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए यहाँ पर जब हम कॉमन लेकर के जब गुणनखंड करते हैं तो वही होता है इनका सार्व, या फिर बोल सकते हैं उभयनिष्ठ। तो इस तरह से हम यहाँ पर सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा इस व्यंजक को हल किए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में भी समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम इनसे आगे। अब देखिए पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन, इससे पहले हमने सार्व गुणनखंड सीख लिया था। अब देखिए यहाँ पर है पदों के पुनः समूहन विधि द्वारा क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। पदों के पुनः समूहन यानी कि फिर से इनका ये जो समूह बना हुआ है, पहले से 4 समूह में है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो चारों में देखिए सेम नहीं आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर ax² है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ax², लेकिन इसमें देखिए by², यहाँ पर देखिए तो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है। इस तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा में देखिए तो यहाँ पर b यहाँ पर है, x² है, तो इसमें देखिए b नहीं है, इसमें a है। तो यहाँ पर देखिए चारों में देखिए यहाँ पर समान नहीं है, तो यहाँ पर अगर चारों समान होता तो ये हमारा सार्व गुणनखंड यानी कि सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा हम इसको गुणनखंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चारों में समान नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से समूह बनाएंगे 2-2 का। यहाँ पर कितने कितने का समूह बनाएंगे, 2-2 के साथ समूह बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है चारों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है समूह में, तो इसको क्या करना है, 2-2 का समूह बना लेना है। तो इसको हम कौन कौन सा समूह लेंगे, तो यहाँ पर हम उन 2 व्यंजकों को लेंगे जिनका यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया ax² और इसमें देखिए bx², तो इसमें हम यहाँ पर चाहे तो इन दोनों का समूह बना सकते हैं, और इधर देखें तो यहाँ पर इन दोनों का समूह बना सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर x² और इसमें भी x² आ रहा है, इसमें देखिए तो y² और इसमें भी देखिए तो y²। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका और इनको एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को फिर से समूह बना लेते हैं पुनः, यानी कि फिर से समूह बनाना है। यहाँ पर हम पहला हम लिख देंगे इस तरह से ax² प्लस में क्या है bx², इस तरह से हम यहाँ पर समूह बना लिए इसका। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर इसको बना लेंगे by² प्लस यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख लेते हैं a वाले को, पहले ay², इसके बाद लिख देते हैं by²। यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग समूह बना लिया, पहला समूह और दूसरा समूह, यहाँ पर 2-2 व्यंजक के साथ समूह बना लिया इस तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो दोनों को यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए तो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए तो यहाँ पर x² और इसमें भी x², तो x² कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम x² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर x² कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच जाता है, a प्लस b बच जाता है, इसमें a बच गया और इसमें प्लस में b बच गया। इस तरह से हम इसमें ले लिए, और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाइए। और इसके बाद देखिए तो इसमें भी देखिए यहाँ पर देखिए y² इसमें भी y², तो इसमें हम y² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाता है ए और प्लस में इसमें बच जाता है बी। तो यहाँ पर देखिए अब हम इससे आगे क्या करेंगे, तो इसमें देखें तो यहाँ पर ए प्लस बी और इसमें भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी कॉमन ले, इसमें ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है क्या, एक्स स्क्वायर। इसमें हम लिख सकते हैं इसको प्लस में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाता है और इसमें वाई स्क्वायर बच जाता है, इंटू में वाई स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर प्लस में नहीं होगा, इंटू में होगा, यहाँ पर इस तरह से इंटू में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा ही नहीं। इसमें अगर इतना कॉमन लेते हैं तो इसमें ये बच जाता है और इधर इसमें से इतना कॉमन लिए हैं तो इसमें वाई स्क्वायर बच जाता है, ये प्लस में इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया पुनः समूहन विधि द्वारा गुणनखंड हो गया इसका। अब इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा संख्या वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4x प्लस में 3x प्लस में 4y प्लस में 3y। इसमें हम क्या करेंगे, पुनः समूहन द्वारा किस तरह से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो का सबसे पहले समूह बनाएंगे। तो दो दो का किसी को हम दो दो ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसको पहले हम इसमें ले लेते हैं ये वाले, और दूसरा हम क्या करते हैं इसमें ये दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। या फिर चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 4x और 4y वाले को लेते हैं तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो हम इन दोनों को लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को समूह बनाए तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम x अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाता है 4 और इसमें बच जाता है 3, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, y कॉमन लेंगे, y जब कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 4 प्लस में 3। तो यहाँ पर देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 इसमें भी, 4 प्लस 3 इसमें भी, तो हम 4 प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 अगर कॉमन ले ले तो इसमें देखिए x बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा, और इसके बाद देखिए इसमें बच जाएगा प्लस में y बच जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। अगर आप इसे इस तरह से भी हल करें, अगर इसको ले लेंगे और इसको भी कॉमन लेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे या हम इस तरह से हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम 4x और इसको 4y इस तरह से भी लेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 4x और प्लस में 4y, इन दोनों का हम समूह बना लेते हैं 4y, और इसके बाद प्लस में इन दोनों का समूह बना 3x और 3y को, 3x प्लस में 3y को, और फिर इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को समूह बनाए हैं। इस तरह से भी हल करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर देखिए इसमें 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाता है 4x प्लस y, और इसमें प्लस का चिन्ह, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x प्लस में y। अब देखिए यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे इसमें 4, इसमें 4 और इसमें प्लस में 3 बच जाएंगे। फिर भी देखिए उतना ही आंसर आया। इसमें भी देखिए 4 प्लस 3, इसमें भी 4 प्लस 3, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई। तो आप लोग समझ गए होंगे पुनः समूहन द्वारा हम किस तरह से गुणनखंड करते हैं। अब देख लेते हैं हम इनसे आगे। अब देखिए सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडन। यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 मानक सर्वसमीकाएं दिया हुआ है और इसके प्रयोग से क्या करना है, आपको गुणनखंडन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला मानक सर्वसमीकाएं है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा मानक सर्वसमीकाएं है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा मानक सर्वसमीकाएं यहाँ पर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हमारा 4 मानक सर्वसमीकाएं हैं। इसके बारे में हमने आपको अध्याय 9 में बता दिया है बीज व्यंजक में। तो यहाँ पर देखिए इस पर हम कोई भी व्यंजक दिया होगा तो हम इस सर्वसमीकाएं पर हम इसको किस तरह से हल करते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक व्यंजक ले लिया, यहाँ पर व्यंजक ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई प्लस 25y। इस तरह से यहाँ पर हमारा एक व्यंजक है। तो ये कौन सी मानक सर्वसमीकाएं पर हल होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, ये देखिए सभी प्लस में है, और इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर की जगह पे आ रहा है, और यहाँ पर देखिए बी की जगह पर यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2ab यानी कि एक्स इंटू यहाँ पर 2ab यानी कि 2x और बी की जगह पर लिख देंगे 5y, तो आ जाएंगे 5 दूनी 10। तो यहाँ पर समझिए इसको, ये इस पर आ जाएंगे, इस मानक सर्वसमीका पर ये जो व्यंजक दिया हुआ है वो हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2ab, पहले हम बी स्क्वायर को जगह पर लिख देते हैं, बी की जगह पर यहाँ पर है 25 तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर, y है y का स्क्वायर। अब देखिए 2ab सूत्र से 2 है तो लिख दीजिए 2 ए की जगह पर इसमें x है
तो यहाँ पर x। अब x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर x ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर गुना करके जो है 10 लाना, 10xy, तो 2 इंटू एक्स, और गुना में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5y। जब यहाँ पर देखिए 5 को हम 2 से गुना करेंगे 5 दूनी के 10, और x को हम y से गुना करेंगे तो xy, तो 10xy आ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इस रूप में दिया हुआ था, और इसको इस रूप में क्या करना है, आपको बदलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बदलना है इसको। तब हम इसमें हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है, इसमें a बराबर कितना हो जाएंगे, a की जगह पर यहाँ पर x है, यहाँ पर देखिए ये हमारा a स्क्वायर की जगह पर है, ये सूत्र से 2, a की जगह पर ये है, ये b की जगह पर है, और ये b स्क्वायर की जगह पर है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर x और b की जगह पर 5y। तब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a की जगह पर x और प्लस में b की जगह पर है 5y, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर हम तोड़ना चाहे, इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस में 5y इंटू एक्स प्लस में 5y, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है यानी कि ये 2 बार है, तो x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को बुक में दिया हुआ, इसको आप लोगों को एक बार समझ लेना है। जब हम प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे जो हम किसको किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए बीज व्यंजकों का विभाजन यानी कि भाग। तो देखिए बीज व्यंजकों का विभाजन यानी कि भाग जो है गुणन की विपरीत क्रिया है। कैसे, तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 गुने 3, ये क्या है, गुणन के रूप में है, और इसका यहाँ पर देखिए 6 आया है यहाँ पर जब गुना करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसका उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, इसका उल्टा है भाग में। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर 6 है नीचे लिख दिए, और इसमें से हम यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो इसका उल्टा आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें 3 नीचे है तो इसमें ऊपर आ गया, और 6 है ऊपर में तो इसको नीचे लिखे, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 6 में भाग दे 3 से, तो यहाँ पर आ रहा है 2 उत्तर में, तो यहाँ पर इसका विपरीत है, यहाँ पर गुणन की विपरीत है भाग। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले ले, तो यहाँ पर देखिए 6 गुने 5, यहाँ पर 6 गुने 5, यहाँ पर आ रहा है 30, तो इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखिए 30 में अगर हम यहाँ पर 6 से भाग दे तो 5 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 30 में 5 से भाग दे तो यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका विपरीत हो रहा है। गुणन की विपरीत है विभाजन यानी कि भाग। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा संख्या में दिया हुआ था, इसी गुणधर्म का उपयोग हम बीज व्यंजकों के भाग में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बीज व्यंजक ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 6x स्क्वायर भागा 2x, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी यही प्रोसेस है जो यहाँ पर इसमें हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको हल करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से भाग दे तो 2 तिया के 6, 3 बार में आ जाएंगे। इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ पर 3 बार में, और इसमें x है, इसमें x स्क्वायर यानी कि 2 बार है, तो इसमें से 1 बार कट जाएंगे तो इसमें x 1 बार बच जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है गुणन की विपरीत क्रिया है। अगर गुना में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर हम इसमें गुना करें 3x गुने 2x बराबर कितना आ जाएंगे, 2 तिया के 6x। तो इसी का उल्टा हो रहा है यहाँ पर देखिए भाग में। यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या किए, 6x में भाग दिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x आ गया। अगर इसी तरह से इसमें हम यहाँ पर कर दे भाग 6x स्क्वायर में, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएंगे गुना करेंगे तो x स्क्वायर में अगर हम भाग कर दे 3x से, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2x आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी का उल्टा हो रहा है, गुणन का उल्टा यहाँ पर यानी कि विपरीत है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको जो है हम दूसरा तरीका से भी भाग कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम किस तरह से, तो इसका गुणनखंड करके, जैसे यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर में क्या करना है, 2x से भाग करना है, तो इसको हम बट्टे में लिख देंगे, 2x से भाग करना है। तो इसको हम किस तरह से, दूसरा तरीका देखिए हम इसको इस तरह से हल करेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुने में x, और बट्टे में 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में x लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, और ये x से ये x कट गया, तो इसमें बच गया 3x। तो इस तरह से भी देखें तो यहाँ पर 3x आ गया, यहाँ पर जब हम 2x से भाग देते तो इसमें जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीका से आप लोगों को क्या करना है, विभाजन यानी कि भाग कर देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे बीज व्यंजक का भाग किस तरह से करते हैं। ये हमारा बीज व्यंजक दिया था, तो इसको हम इस तरह से भाग किए तो यहाँ पर इतना आया, या फिर आप इसको इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम काट लेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ये भाग के रूप में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग बीज व्यंजकों का विभाजन समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए एक पदी का एक अन्य एक पदी से भाग, यहाँ पर देखिए ये एक पदी व्यंजक है दोनों, और इसको हम एक पदी व्यंजक को क्या करना है, एक पदी व्यंजक से भाग करना है। तो इसको हम किस तरह से भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें 3 तिया के 9, 3 बार में यहाँ पर आ रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पर x 1 बार है और इसमें 3 बार है, तो इसमें 2 बार बच जाएंगे। जब एक x कट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे x स्क्वायर। और दूसरा तरीका हम इसको या तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 9x क्यूब, यहाँ पर 9x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 9x क्यूब, इसको हम गुणनखंड के रूप में सबसे पहले बदल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 गुने में x क्यूब है, तो यानी कि x 3 बार है, x गुने x, और दूसरा यहाँ पर है 3x।
तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने x लिख सकते हैं, 3 गुने x। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे। जब यहाँ पर हम 9x³ बट्टे में क्या है 3x, 3x, और इसको जब भाग करेंगे तो देखिए 9x³ का गुणनखंड कितना है, 3 गुने x गुने x गुने x, और बट्टे में यहाँ पर 3x का गुणनखंड है 3 गुने में x। तब हम यहाँ पर एक 3 से एक 3 कट गया, और यहाँ पर एक x से एक x कट गया, तो इसमें बच गया क्या 3xx। तो यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x², यानी कि यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड जब इसका भाग दे रहे हैं, यहाँ पर एक पदी को एक पदी से भाग दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है आंसर में 3 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x²। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पदी को एक पदी से भाग करना भी सीख लिया। अब देखिए एक बहुपद का एक पदी से भाग, यहाँ पर ये हमारा एक बहुपद है, ये हमारा बहुपद है, और इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, एक पदी व्यंजक से भाग करना है। तो इसको हम किस तरह से भाग करेंगे, इसमें हम दो तरीका से हल कर सकते हैं इसको। पहला तो हम इसको क्या करेंगे, सभी को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, और इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे काट लेंगे। और दूसरा तरीका हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका, यहाँ पर इन सभी को गुणनखंड कर लीजिए। 3x² का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 गुने में x गुने में x गुने में x, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 3 लिख सकते हैं, और x² है तो x² को हम लिख सकते हैं x गुने में x, और उसके बाद प्लस में 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, और गुना में x। इस तरह से इसको लिख देंगे। और दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा है 3x। 3x को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड, 3 गुने में x। अब हम इसमें यहाँ पर देखिए इन सभी में भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 3x³ इसमें लिख दीजिए 3x³ प्लस में x² प्लस में 9x, और बट्टे में इसमें हम क्या करेंगे 3x से भाग करेंगे। तो इन सभी का गुणनखंड कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड आया हुआ है 3 गुने x गुने x गुने x प्लस प्लस का चिन्ह 2 गुने 3 गुने में x गुने में x प्लस 3 गुने 3 गुने x। इस तरह से ये दिया हुआ है। और बट्टा में इसका गुणनखंड कितना आया है 3x का, 3x का गुणनखंड आया हुआ है, ये है 3x का गुणनखंड, 3x का गुणनखंड आया है 3 गुने में x। तो इसमें देखिए तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए तीनों में, इसमें भी 3, इसके बाद प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, तो प्लस के बाद इसमें भी 3, और प्लस के बाद इसमें भी 3, तीनों में 3 आ रहा है कॉमन। इसके बाद देखिए तो इसमें भी यहाँ पर x, प्लस के बाद इसमें भी x, प्लस के बाद इसमें भी x, तीनों में x आ रहा है, तो यानी कि 3x इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3 गुने x इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच जाएंगे, जब इतना कॉमन ले लिए हैं तो इसमें बच जाएंगे x गुने x, इसमें बच जाएंगे x गुने x, यानी कि x² हो जाएंगे। और इसके बाद लिखेंगे प्लस, इसके बाद देखिए इसमें क्या बच जाएंगे, इसमें हम यहाँ पर 3x कॉमन लिए हैं, तो 3x कॉमन लिए इतना, तो यहाँ पर बच जाएंगे 2 गुने x, यानी कि 2x हो जाएंगे, 2x। और प्लस में यहाँ पर देखिए इसमें हम कॉमन लिए क्या 3x, इसमें भी हट जाएंगे, 3x हट जाएंगे, तो इसमें बच जाएंगे 1 3 बच गया। और बट्टे में यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 3 गुने x है तो लिख देंगे 3 गुने में x। तब यहाँ पर देखिए ये 3 गुने x और इसमें भी 3 गुने x, तो इसमें क्या बच गया x² प्लस 2x प्लस में 3। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुपद का एक पदी व्यंजक से भाग दिया, तो इस तरह से इतना आंसर आया। दूसरा तरीका हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्या बहुपद दिया हुआ था 3x² प्लस 6x² प्लस 9x, और इसमें भाग करना था 3x से। तो इसमें हम डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे सभी के लिए, यहाँ पर देखिए ये जो 3x है ये सभी के लिए है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² और बट्टे में ये जो भाग है ये सभी के लिए है, 3x के लिए भी हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 6x² में भी 3x से भाग देंगे, और प्लस में 9x है तो 9x में भी क्या करेंगे हम 3x से भाग देंगे। तो इसमें भाग दीजिए तो कितना आ जाएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक बार x और इसमें 2 बार x, और इसमें ये 3 से 3 कट गया, तो इसमें बच गया 2 में से हम यहाँ पर एक x को हटा देंगे, तो यहाँ पर x एक बार बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए सॉरी क्यूब था, यहाँ पर क्यूब था, इसमें भी क्यूब, तो यहाँ पर x² बच जाएंगे, 3 में से x चल जाएंगे एक, तो इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और इसमें देखिए 3 से काटेंगे 3 दूनी के 6, और इसमें देखिए यहाँ पर 2 बार है x, इसमें एक बार है, तो यहाँ पर एक बार घटा देंगे तो इसमें x एक बार बच जाएंगे, एक x बच जाएंगे। x को हम लिखते नहीं, 1 को हम लिखते नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे x। प्लस में यहाँ पर देखिए 3 तिया के 9, 3 बार में 9, यहाँ पर 3 बार में 9 तो 3 तिया का 9, और इसमें भी x, इसमें भी x कट जाएंगे तो सिर्फ बच जाएंगे क्या 3। तो यहाँ पर देखिए इस तरीका से भी उतना ही आंसर आया है। यहाँ पर देखिए उस तरीका से भी किए थे, पहला तरीका से भी इतना आंसर, और दूसरा तरीका से भी किए तो उतना ही आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे एक बहुपद का हम एक पदी से किस तरह से भाग करते हैं। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए बहुपद का बहुपद से भाग, देखिए बहुपद ये हमारा बहुपद है, और इस बहुपद को क्या करना है बहुपद से भाग देना है। तो हम किसको किस तरह से हल करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है, इन दोनों का क्या करना है गुणनखंड कर लेना है। ये पहले से यहाँ पर दिया x+3, इसको वैसे ही रहने देना, और इसका गुणनखंड कर लीजिए 3
सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए 3x² प्लस में 9x, और इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में x लिख सकते हैं, और प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए। 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 3 और गुने में x। तब इसमें देखिए यहाँ पर प्लस के इस साइड देखें तो इसमें भी 3, और प्लस के उस साइड देखें तो इसमें भी 3, इसमें भी देखिए एक x और इसमें भी x हो जाएंगे। अब इसके अलावा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पर 3 और इसमें भी x, तो यहाँ पर 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3 गुने x। 3 गुने अगर x हम कॉमन ले ले तो इसमें क्या बच जाएंगे, इसमें बच जाएंगे, इसमें देखिए यहाँ पर एक x बच जाएंगे, यहाँ पर x लिख देंगे और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह। इसमें देखिए 3 गुने में x कॉमन लिए, 3 गुने में x कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया 3, तो लिख देंगे 3। अब यहाँ पर जो बचा है उसमें हम क्या करेंगे, x+3 से भाग कर देंगे, तो इसमें भाग कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या आया, यहाँ पर जब इसको गुणनखंड के रूप में लिखें, यहाँ पर आया 3 गुने x इंटू x+3, और इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। इसमें क्या करना है, x+3 से भाग कर दीजिए, x+3 से हम इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x+3 और इसमें नीचे भी x+3, ये दोनों कर जाएंगे, तो इसमें क्या बच जाएंगे, 3 गुने x यानी कि 3x हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बहुपद का बहुपद से भाग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुपद का बहुपद से भाग भी सीखे। अब हम समझते हैं इनसे। अब देखिए लास्ट है बीज प्रश्नों के हल में की जाने वाली सामान्य त्रुटियां यानी कि गलतियां। आप लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से दिया रहता है 3 × x+1, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को x से गुना कर देते हैं और इसके बाद प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत आंसर होगा। इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब गुना होगा तो इसके साथ इसका भी होगा गुना, और इसके बाद दूसरी बार में इसका भी गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 को जब x से गुना करेंगे तो 3x, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, 3 को हम 1 से भी गुना करेंगे, तो 3 को जब 1 से यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इनका सही आंसर। इसी तरह से अगर आप लोगों को दिया हो इस तरह से 3x² दिया रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 3 को वैसे ही छोड़ देते हैं और x को स्क्वायर कर देते हैं, x का गुना कर देते हैं स्क्वायर से, तो x²। तो ये गलत हो गया हमारा। सही क्या होगा, तो सही जो है यहाँ पर इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 9, और यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो x²। ये हो गया इसका सही आंसर। इसी तरह से अगर इस तरह से दिया हो, इसमें यहाँ पर दिया हो 3x - 2 इंटू में x+1, तो आप लोग क्या करते हैं, 3x को गुना कर देते हैं x से, तो हो जाता है 3x², और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, और 2 को 1 से गुना कर देते हैं 2, जो कि गलत है। ये इस तरह से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इनसे गुना कर देते हैं, फिर इसको जो हम यहाँ पर इससे करते हैं, ये ऊपर वाले से, और इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर -2 को हम x से गुना करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर ये जो 2 है -2 को हम 1 से भी गुना करेंगे। इस तरह से हम इसको गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3x को गुना करेंगे पहले x से, तो 3x² हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 3x को हम +1 से भी गुना करेंगे, 3x प्लस को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3x, और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर 2 को जब हम यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 2x, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर हम 2 को हम 1 से भी गुना करेंगे, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा व्यंजक है इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3x² दूसरा नहीं है तो यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे 3x², और यहाँ पर देखिए प्लस में 3x माइनस में है 2x। यहाँ पर देखिए 3x में से हम जब 2x को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 1x, तो हम 1 को लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x, और माइनस में 2 है तो लिख देंगे माइनस में, जो कि ये हमारा सही है। तो इस तरह से अगर आप लोग जितना भी बताएं उतना समझ गए होंगे तो आप लोग प्रश्नावली 14.1, 2 और 3 को आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोग हो सकता है कुछ नहीं समझ आया होगा, फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है, और जब आप लोग प्रश्नावली को हल कीजिएगा तो उसमें हम आपको अच्छा से और समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।